चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग फॉर सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग फॉर सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। देखिएगा, क्या ट्रांजैक्शन है इसको समझना है। देखिए, ये कौन है? ये है एक मिस्टर ए। ठीक है। अब मिस्टर ए को फंड्स की जरूरत है, इसको मनी चाहिए, बट नॉट एबल टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक। इसे पैसा तो चाहिए, लेकिन उस पैसे के लिए ये लोन नहीं ले पा रहा है। क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी नहीं है इसकी, क्रेडिट वर्थनेस अच्छी नहीं है, या किसी भी रीजन से इसको लोन सैंक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो अब इसने क्या किया? इसने इस व्यक्ति से एक बात की, मिस्टर पी से। मिस्टर ए ने पी को बोला कि यार देख, एक काम करते हैं, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, बट मुझे बैंक से पैसा नहीं मिल पा रहा, तो मैं तुझे अपनी एक असेट बेच देता हूं। सेल ऑफ असेट। मैं तुझे अपनी एक असेट बेच देता हूं। ठीक है। अब मैं तुझे असेट बेचूंगा तो जितना फंड मुझे चाहिए वो फंड मुझे मिल जाएगा, मैं उतने में तुझे असेट बेच दूंगा। और अब मैंने असेट बेच दी तो अब मैं बिजनेस कैसे करूंगा? क्योंकि मुझे असेट भी चाहिए। तो मैं एक एग्रीमेंट के थ्रू तुझसे वापस ये असेट लीज पर ले लूंगा। और ये असेट अब मैं तुझसे वापस क्या करूंगा? लीज पर ले लूंगा। तो पहले आपने असेट बेची और वापस से उसी असेट को क्या किया? लीज पर लिया। तो इसी ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है? सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन बोला जाता है। whenever due to requirement of funds, a person sell its asset to another person. Whenever due to the requirement of fund, a person sell its asset to another person and agree to take
back such asset on lease basis. On lease basis. Such a transaction such a transaction will be known as sale and lease back transaction. इन्हीं ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है? सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन बोला जाता है। बताइए, समझ में आई मेरी बात? इस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन कैन बी sale and leaseback transaction can be a sale and finance leaseback. Sale and finance leaseback. और बी सेल एंड ऑपरेटिंग लीजबैक। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा, या तो ये सेल एंड फाइनेंस लीजबैक होगा, या ये सेल और ऑपरेटिंग लीजबैक होगा। ए सेल एंड फाइनेंस लीजबैक। सेल एंड फाइनेंस लीजबैक। एक्सेस और डेफिशिएंसी। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ सेल प्रोसीड्स
ओवर द कैरिंग अमाउंट should be deferred should be deferred and amortize and amortize over the lease term in the ratio of depreciation of लीज्ड असेट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका ट्रांजैक्शन सेल और फाइनेंस लीज बैक है तो जो भी डिफरेंस होगा यानी डेफर्ड गेन ऑब्लिक लॉस सेल वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट। सबसे पहले डेफर्ड गेन और लॉस निकालूंगा, सेल वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट। देन अमोर्टाइजेशन पर ईयर, रेशो ऑफ डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग एंट्री, तो पहली अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाएगी देखो, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें तो आ गई हमारी सेल वैल्यू टू असेट अकाउंट में आ गया कैरिंग अमाउंट। अब अगर शॉर्ट पड़ता है डेबिट, डेफर्ड लॉस डेबिट हो जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ी तो टू डेफर्ड गेन। ये हमारे पास अकाउंटिंग एंट्री हो गई।
प्रॉफिट एंड, ये लीजिए, बताओ क्लियर है बिल्कुल। तो इस तरीके से आप सेल और फाइनेंस लीज बैक के ट्रांजैक्शन को करोगे। सिंपली जो भी डिफरेंस है वो डेफर्ड गेन या लॉस हो जाएगा, और ये जो भी डेफर्ड गेन या लॉस है इसे आप डेप्रीसिएशन के रेशो में क्या कर दोगे, अमोर्टाइज कर दोगे। क्लियर बिल्कुल। सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हमारा ये जो सेल और लीज बैक का ट्रांजैक्शन है, अगर ये ऑपरेटिंग लीज का होगा तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। लिखेंगे। इन दिस सिचुएशन, फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी अप्लाइड। ठीक है, इन दिस सिचुएशन फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी अप्लाइड। स्टेप वन, कैलकुलेट कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस ऑन असेट। सबसे पहली स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि क्या इस असेट पर कोई इम्पेयरमेंट लॉस है या नहीं है। तो इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस फेयर वैल्यू। कैरिंग अमाउंट माइनस फेयर वैल्यू। सच लॉस शुड बी ट्रांसफर्ड टू। सच लॉस शुड बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इम्पेयरमेंट गेन नहीं देखा जाता है, केवल इम्पेयरमेंट लॉस होगा तो उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है।
स्टेप टू, कैलकुलेट डेफर्ड इनकम इफ एनी। कैलकुलेट डेफर्ड इनकम इफ एनी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? अगर हमारे पास कोई डेफर्ड इनकम है तो हम वो डेफर्ड इनकम कैलकुलेट करेंगे। डेफर्ड इनकम इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू। यानी अगर आपकी असेट की सेल वैल्यू फेयर वैल्यू से भी ज्यादा है तो इसका मतलब आपको एक गेन हो जाएगा, जिस गेन को हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड इनकम बोलेंगे। स्टेप थ्री, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल थ्रू अकाउंटिंग एंट्री। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली हम सेल का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे एक एंट्री पास करके। सबसे पहले आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट सेल वैल्यू। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। असेट का कैरिंग अमाउंट ले लोगे, टू डेफर्ड गेन अकाउंट ले लेंगे अगर कोई है तो, इफ एनी। अब जो भी डिफरेंस बचेगा, अब इस एंट्री में बैलेंसिंग फिगर जो भी डिफरेंस बचेगा, अगर डेबिट साइड है तो उसे बोलूंगा लॉस ऑन सेल डेबिट एज अ बैलेंसिंग फिगर वैल्यू। और अगर क्रेडिट साइड कम पड़ती है तो टू, ये लीजिए। इस तरह से ये पूरी अकाउंटिंग एंट्री आपकी बनेगी सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक में। सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस ढूंढो, इंपेयरमेंट लॉस को पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। डेफर्ड गेन या इनकम ढूंढनी है अगर है तो, डेफर्ड लॉस नहीं, डेफर्ड इनकम ढूंढूंगा। और अल्टीमेटली एक अकाउंटिंग एंट्री पास करूंगा और उस अकाउंटिंग एंट्री से बैलेंसिंग फिगर ये निकालूंगा कि मुझे असेट के बेचने पर क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो ये पूरी अकाउंटिंग है, थ्री स्टेप अकाउंटिंग, सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक।
क्वेश्चन नंबर 21। देखो इसने क्या बोला है। एक्स लिमिटेड सोल्ड जेसीबी मशीन हैविंग अ WDV ऑफ 50 lakh टू वाई फॉर 60 lakh and the same JCB was taken on lease. The lease is operating lease comment according to the relevant accounting standard. ठीक है। आपने एक असेट बेची और उसे बदले में ले ली, वापस से आपने उसे लीज पर ले लिया, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है। केस नंबर 1, सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू इज इक्वल टू 60 lakh। स्टेप 1, आइडेंटिफाई इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस कब होता है? जब कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से ज्यादा हो। तो यहां तो कैरिंग अमाउंट कम है, नॉट एप्लीकेबल। डेफर्ड इनकम कब निकलती है? सेल प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, 60 - 60 यानी नील। तो यहां पर कोई डेफर्ड इनकम भी नहीं है। तो नाउ स्टेप 3 में मैं अकाउंटिंग एंट्री डाल देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट 60 टू असेट। असेट का कैरिंग अमाउंट 50 है और बाकी का प्रॉफिट हो गया, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल आ जाएगा। ये लीजिए 10 का हमारा प्रॉफिट। ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर 1 हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 2, देखो ध्यान से। WDV दी हुई है 50 लाख। सेल प्राइस आपको दी हुई है 45 लाख, और फेयर वैल्यू आपको दी हुई है 50 लाख। WDV 50 लाख, सेल प्राइस 45, फेयर वैल्यू 50। क्या कोई इंपेयरमेंट लॉस है क्या? तो इंपेयरमेंट लॉस तब आता है जब कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से ज्यादा हो, तो इंपेयरमेंट लॉस का कॉन्सेप्ट नॉट एप्लीकेबल। स्टेप 2, डेफर्ड गेन। डेफर्ड गेन कब होता है? जब आपकी सेल प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा हो। तो सेल प्राइस 45 - 50 नॉट एप्लीकेबल। तो सेल वैल्यू फेयर वैल्यू से ज्यादा नहीं है, तो कोई डेफर्ड गेन आपका नहीं आएगा। चलिएगा, अब स्टेप 3 में एंट्री डाल देते हैं। तो देखिए स्टेप 3 की एंट्री।
बैंक अकाउंट डेबिट 45, टू असेट अकाउंट 50। ठीक है, कोई डेफर्ड गेन नहीं था, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं था, तो ये आ जाएगा लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट। 5 का आपका लॉस ऑन सेल आ गया। कंडीशन नंबर 3 देखेंगे अब आप। WDV 50 लाख है, फेयर वैल्यू 55 लाख है, और सेल वैल्यू 62 लाख है। तीन आपको वैल्यू दी हुई है, WDV, फेयर वैल्यू और सेल वैल्यू। सबसे पहले चेक करो इम्पेयरमेंट लॉस है क्या। डायरेक्ट चेक कर सकते हैं अब हम। तो देखो इम्पेयरमेंट लॉस कब होता है, जब WDV फेयर वैल्यू से ज्यादा हो। तो यहां पर नहीं है, तो नो इम्पेयरमेंट लॉस। डेफर्ड इनकम कब होती है, डेफर्ड इनकम तब रिकॉग्नाइज होती है जब सेल वैल्यू फेयर वैल्यू से ज्यादा हो। 62 माइनस 55, लीजिए आपके पास डेफर्ड इनकम आ जाएगी। निकालो कितनी आ गई डेफर्ड इनकम। 62 माइनस 55, 7। सबसे पहले आ गया बैंक अकाउंट डेबिट 62, इम्पेयरमेंट लॉस है नहीं। टू डेफर्ड गेन है 7 का, और टू असेट है 50 की। जो WDV है, क्या अभी भी एंट्री में डिफरेंस रह गया। 5 का प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। टू टू प्रॉफिट ऑन सेल 5। बताओ आ रहा है समझ में, बस 3 स्टेप लगा के आपको अकाउंटिंग करनी है। क्या प्रॉफिट और लॉस है, क्या डेफर्ड गेन है, ये सब अमाउंट आपको निकालने होते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4, WDV 50 लाख है, फेयर वैल्यू 45 लाख है, और सेल प्राइस 48 लाख है। चलिएगा, क्या WDV फेयर वैल्यू से ज्यादा है, बिल्कुल है। तो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा 50 माइनस 45। 5 का तो हो गया आपका इम्पेयरमेंट लॉस, क्योंकि जो WDV है वो फेयर वैल्यू से ज्यादा है। क्लियर।
डेफर्ड गेन चेक करते हैं। क्या सेल प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है? बिल्कुल है। 48 - 45, 3 का आपके पास क्या आ गया? डेफर्ड गेन आ गया। अब एंट्री डाल दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट 48, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 5, टू असेट अकाउंट 50, टू डेफर्ड गेन 3। क्या कोई डिफरेंस बचा है एंट्री में? नहीं। इधर भी 53 हो गया, इधर भी 53 हो गया। यानी इसमें आपका कोई भी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। बताइए, समझ आया कैसे आपको सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक का क्वेश्चन करना है? 3 स्टेप में चलना है। और एंट्री के बाद आप चाहें तो एक प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो लिख भी सकते हैं आप उसका। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, वन मोर थिंग। अगर वो आपसे कमेंट मांग रहा है, ठीक है ना, हमने इससे वैल्यू तो निकाल ली, कमेंट में हमें लिखना पड़ता है कि इतने का प्रॉफिट और लॉस हुआ है, इतने का डेफर्ड गेन हुआ है, ये सब हमें लिखना होता है साथ में। देखो, पहला पॉइंट, आपको दे रखा है WDV है 400 लाख, सेल प्राइस है 500 लाख, और असेट की फेयर वैल्यू है 500 लाख। ठीक है, WDV दे रखी है, सेल प्राइस दे रखी है, और फेयर वैल्यू। चेक करते हैं, क्या कोई इम्पेयरमेंट लॉस आपको दिखाई दे रहा है? तो इम्पेयरमेंट लॉस कब होता है? जब WDV फेयर वैल्यू से ज्यादा है। तो यहां पर WDV या कैरिंग अमाउंट कम है, तो आपके पास कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। दूसरा पॉइंट, डेफर्ड गेन ढूंढना है। तो डेफर्ड गेन भी 0 है, क्योंकि डेफर्ड गेन तब आता है जब आपकी सेल प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा हो। तो सीधे हमें एंट्री डालनी है। बैंक अकाउंट डेबिट 500, टू असेट अकाउंट 400, प्रॉफिट ऑन सेल आ गया 100 रुपए। कमेंट, इन दिस केस
प्रॉफिट ऑन सेल will be transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो आपको प्रॉफिट ऑन सेल है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सिचुएशन नंबर 2, कैरिंग अमाउंट या WDV है आपकी 400 lakhs। फेयर वैल्यू है 450 lakh और सेल प्राइस है 380 lakh। चलिएगा, सबसे पहले चेक करते हैं क्या कोई इम्पेयरमेंट लॉस है क्या। तो इम्पेयरमेंट लॉस निल है। द रीजन बीइंग आपका कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से कम है। डेफर्ड गेन चेक करते हैं, तो डेफर्ड गेन भी नहीं है, क्योंकि डेफर्ड गेन कब होता है? जब सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा हो। तो बस जस्ट लाइक एंट्री करनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट 380 टू असेट अकाउंट 400। लॉस ऑन सेल आपका डेबिट हो जाएगा 20 से। क्लियर? और लॉस ऑन सेल को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? पीएनडल में। तो ये चीज कमेंट में ट्रीटमेंट लिखना होता है बस। आप समझ रहे हो, मैं भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हूं। आपने जो स्टेप्स लिए हैं उसका ट्रीटमेंट आपको कमेंट में देना होता है। एक बार सुन ले, कमेंट में पहली चीज बतानी पड़ती है इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है तो पीएनडल में ट्रांसफर करेंगे। डेफर्ड गेन अगर हुआ है तो इसे फ्यूचर में अमोर्टाइज किया जाएगा। और तीसरा जो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल है उसको आप पीएनडल में ट्रांसफर करोगे। आ जाओ, थर्ड पॉइंट। ये मैंने 400 450, ये पहले थर्ड कर लिया था तो अब सेकंड करते हैं अपन। सेकंड, WDV 400 लाख, फेयर वैल्यू 600, सेल प्राइस 500। इम्पेयरमेंट लॉस है नहीं, डेफर्ड गेन भी नहीं है, सीधे बैंक की एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट 500, टू प्रॉफिट ऑन सेल है आपका 100। चलेगा, ट्रांजैक्शन नंबर 4, WDV
400 लाख। फेयर वैल्यू 400 लाख। सेल प्राइस 500 लाख। सबसे पहले बताओ क्या इम्पेयरमेंट लॉस है? तो इम्पेयरमेंट लॉस कब होता है? जब कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से ज्यादा हो, तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। डेफर्ड गेन है, बिल्कुल है। डेफर्ड गेन क्यों है? क्योंकि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो फेयर वैल्यू से ज्यादा है। तो 100 लाख का आपके पास डेफर्ड गेन आ गया। अब एंट्री डाल दो। बैंक अकाउंट डेबिट 500 टू असेट अकाउंट 400 और टू डेफर्ड गेन 100। क्लियर बिल्कुल। कमेंट में ट्रीटमेंट लिख दें कि डेफर्ड गेन जो है वो आपका 100 रहेगा। WDV 400 फेयर वैल्यू 460 और सेल वैल्यू 500 लाख। इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। डेफर्ड गेन यस। चालीस का आपका क्या आ गया? डेफर्ड गेन आ गया। अब प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकाल लेंगे एंट्री के द्वारा। बैंक अकाउंट डेबिट 500 टू असेट 400 टू डेफर्ड गेन 40। क्या अब भी एंट्री में कोई डिफरेंस है? यस। तो वो आ गया टू प्रॉफिट ऑन सेल। 60 का आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट ऑन सेल आ जाएगा। लास्ट पॉइंट नंबर 6। फेयर वैल्यू आपकी है 350 लाख और सेल प्राइस है 390 लाख। चलिएगा, सबसे पहले इम्पेयरमेंट लॉस भी है यहाँ पर, क्योंकि कैरिंग अमाउंट 400 है माइनस फेयर वैल्यू 350 है, तो 50 लाख का आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। डेफर्ड गेन भी है, क्योंकि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 390 है, जबकि फेयर वैल्यू 350 है, तो 40 लाख आपके पास ये हो गया। अब एंट्री डाल दो।
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट में 390, इम्पेयरमेंट लॉस में 50। टू असेट अकाउंट में 350, टू डेफर्ड गेन 340। टू प्रॉफिट ऑन सेल आ गया 50। ये लीजिए, तो ये हमारे पास एंट्री हो गई। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन बनते हैं सेल और ऑपरेटिंग लीज बैक के। कमेंट में आपको सेंटेंस लिखने हैं बस, और कुछ नहीं। इतना इंपेयरमेंट लॉस आया, इतना डेफर्ड गेन आएगा, और इतना आपका प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल आएगा। क्लियर बिल्कुल।